हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11 के चैप्टर नंबर 5 के बारे में, जिसका नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। देखो, मॉर्फोलॉजी जो है वो टर्म किसके लिए यूज की जाती है? मॉर्फोलॉजी वर्ड यूज किया जाता है किसी भी आउटर स्ट्रक्चर की स्टडी के लिए। जैसे अगर मैं फ्लावरिंग प्लांट की बात कर रहा हूं तो फ्लावरिंग प्लांट्स में कौन आएगा? फ्लावरिंग प्लांट्स में सिर्फ एंजियोस्पर्म प्लांट्स आता है। देखो, 5 तरह के प्लांट्स होते हैं। कौन कौन से? एल्गी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इनमें से फ्लावरिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म्स शो करते हैं। अब एंजियोस्पर्म्स जो है उनके अंदर आउटर स्ट्रक्चर की स्टडी करना, वो होता है मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है सर, आउटर स्ट्रक्चर में क्या? आउटर स्ट्रक्चर में हम यूज कर सकते हैं कैसा? रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स, सीड्स, ये सारी की सारी स्ट्रक्चर्स जो है वो आउटर स्ट्रक्चर है, क्योंकि हमें बाहर से देख करके पता चलता है। तो सर फिर कोई इनर स्ट्रक्चर भी होती है क्या? हाँ बिल्कुल, चैप्टर आएगा नेक्स्ट जो आएगा एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। एनाटॉमी में हम इंटरनल स्ट्रक्चर जो है उसकी स्टडी करते हैं, मतलब हम उनका टिश्यू लेवल, सेल्स लेवल तक जाकर के उनकी स्टडी करेंगे, वो होता है एनाटॉमी। तो इसमें हम क्या करेंगे? अब इसमें हम सिर्फ आउटर स्ट्रक्चर की बात करेंगे। हम रूट, स्टेम, लीव्स, ये सब चीजें जो है वो पढ़ेंगे। ये होती है मॉर्फोलॉजी। तो चलो चैप्टर नंबर 5 क्लास 11 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स स्टार्ट करते हैं। देखो, इस चैप्टर के अंदर पढ़ना क्या है? इस चैप्टर के अंदर हमें बेसिकली पढ़ना है, देखो, द रूट सबसे पहले, तो उसके बाद द स्टेम, उसके बाद द लीफ, देन इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है? फ्लावर्स के लगे रहने का जो सीक्वेंस है वो इन्फ्लोरेसेंस होता है। फिर फ्लावर के बारे में, देन द फ्रूट, सीड, उसके बाद सम सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट, यानी कुछ डिस्क्रिप्शन है फ्लावरिंग प्लांट का, वो डिस्क्रिप्शन ऑफ सम इंपॉर्टेंट फैमिलीज हैं कुछ प्लांट्स की, उनके बारे में भी बात करेंगे कि उन फैमिलीज के अंदर प्लांट्स कौन कौन से आते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होते हैं, ठीक है, और उनके सिंबॉलिक फॉर्म में फ्लोरल फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं, ये सब चीजें। ठीक है, तो यहां मैंने देखो एक एंजियोस्पर्म प्लांट बनाया है। ये एंजियोस्पर्म प्लांट जो है इसके अंदर अलग अलग पार्ट्स जो है, उन अलग अलग पार्ट के बारे में यहां शो किया गया है। देखो, सबसे पहले ये अंडर द ग्राउंड पार्ट है ना, इसको बोलते हैं रूट सिस्टम। क्या ये रूट सिस्टम है? यानी कि जमीन से नीचे वाला हिस्सा क्या होगा? रूट सिस्टम होगा, और जमीन से ऊपर वाला हिस्सा क्या होगा? शूट सिस्टम होगा। ठीक है, इसके अंदर और क्या क्या चीजें शो होगी, देखो ध्यान से। रूट सिस्टम में प्राइमरी रूट आती है और सेकेंडरी रूट आती है। प्राइमरी रूट जो पहले निकलती है और फिर प्राइमरी रूट से जो आगे निकलती है उन्हें हम बोलते हैं सेकेंडरी रूट्स। ठीक है, थोड़ी देर में ही इनकी बात करेंगे अभी। फिर देखो ऊपर की तरफ दिखा रखा है, देखो फ्लावर है, ठीक है, यहां फ्रूट है, ये स्टेम है, ये लीव्स हैं, ठीक है। उसके बाद देखो यहां दिखा रखा है नोड और इंटरनोड। नोड और इंटरनोड्स क्या होते हैं उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूं, हालांकि स्टेम में जब हम पढ़ेंगे ना तो डिटेल भी पढ़ेंगे इसकी। देखो, जैसे कोई एक स्टेम है जहां ये लीफ बन रही है, ये लीफ बन रही है, या लीफ जिस जगह पर लगी हुई है उस जगह को बोलते हैं नोड। ओके, जगह क्या बोलते हैं? नोड। ये भी नोड है, ये भी नोड है, और हो सकता है यहां से ब्रांचेस भी निकलती हो। ठीक है ना, मैंने ये लीफ बनाई है, यहां से लीफ भी निकल सकती है, ब्रांचेस भी निकल सकती है। और दो लीव्स या दो ब्रांचेस के बीच का जो स्पेस होता है, दैट स्पेस इज कॉल्ड इंटरनोड। इंटरनोड कहते हैं उसको, करेक्ट? ठीक है, तो हमें नोड और इंटरनोड भी समझ में आ गया। ये एक स्ट्रक्चर छोटी सी दिखा रखी है, बड। ये कहां होती है बड? ये लीफ के बेस पर होती है, जहां से लीफ स्टेम से जुड़ी हुई होती है वहां एक छोटी सी बड होती है। आगे चल करके ये बड जरूरत के हिसाब से या तो लीफ में कन्वर्ट हो सकती है, या आगे नई ब्रांच बना सकती है, या किसी दूसरी स्ट्रक्चर में मॉडिफाइड हो सकती है, जो हम बर्ड्स की मॉडिफिकेशन की जब बात करेंगे ना उसमें हम बात करेंगे कि ये क्या क्या और बना सकती है। थॉर्न बना सकती है, कई बार ये स्पाइरल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, तो ये टेंड्रिल बन जाती है, तो वो सब बातें वहां करेंगे। ठीक है, तो यहाँ एक टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट जो है हमने उसका डिस्क्रिप्शन देखा। अब आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं कि एक प्लांट जो है वो किससे बनता है? तो आप बोलोगे कि सर हम है ना सीड जो होता है ना, बीज, उसको बोते हैं तो उससे नया प्लांट बनता है। तो मैं अगर पूछूं कि उस बीज के अंदर ऐसा क्या होता है जिसके कारण से वो नया प्लांट जो है वो बना लेता है, तो आप बोलोगे सर कुछ तो होता ही होगा तभी वो नया प्लांट बनता है, सीड से डायरेक्टली नया प्लांट डेवलप हो जाता है। कैसे? सुनो अभी बात करते हैं। मान लिया मैंने एक ग्राम सीड लिया, ग्राम मतलब चना, ठीक है ना, मैंने क्या लिया? ग्राम सीड लिया, मैंने लिया ग्राम सीड, चने का बीज लिया। अब चने के बीज को मैं ऐसे ओपन करके देखता हूं, क्योंकि चने का बीज एक डाइकोटाइलिडोनस सीड है, तो उसके अंदर कोटाइलिडॉन्स के नंबर कितने होंगे? 2 होंगे।
ये देखो, ये बीच में उसके एक ऐसी छोटी सी स्ट्रक्चर मिलेगी, ये ऐसे, और ये कोटाइलिडॉन्स। क्या है? कोटाइलिडॉन्स है, इसके कोटाइलिडॉन्स है। मैं लिख दूं, ये कोटाइलिडॉन्स है। कितने? 2 है। यहां ये जो छोटा सा हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ना, ये प्लांट का एम्ब्रियो है। ये क्या है? प्लांट एम्ब्रियो। तो मैं इसको मेंशन कर दूं, प्लांट एम्ब्रियो। ये प्लांट एम्ब्रियो, ये प्लांट एम्ब्रियो। ठीक है, यही प्लांट एम्ब्रियो जो होता है वो आगे चल करके क्या करता है? नया प्लांट बनाता है। अब इस प्लांट एम्ब्रियो के ऊपर ये वाली स्ट्रक्चर जो है इसको बोलते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक है। इसी एम्ब्रियोनल एक्सिस के अंदर जो सबसे टिप पार्ट होता है, जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, सबसे ऊपर वाला हिस्सा, और एक ये है सबसे नीचे वाला हिस्सा। सबसे ऊपर वाले हिस्से को क्या बोलते हैं पता है क्या? प्लीम्यूल, इसको बोलते हैं प्लीम्यूल। और सबसे नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं रेडिकल, इसको बोलते हैं रेडिकल। रेडिकल से आगे चल करके निकलती है क्या? रूट, से रूट डेवलप होती है। और प्लीम्यूल से आगे निकल करके डेवलप होता है शूट। तो यहीं से आगे लीव्स निकलती हैं, ऐसे शूट निकलता है, स्टेम निकलता है, स्टेम आता है, लीव्स आते हैं, ब्रांचेस आती है, सब आती है, और यहां से निकलती है रूट्स इस जगह से। और इन कोटाइलिडॉन्स के अंदर क्या होता है? फूड स्टोर होता है। इनके अंदर फूड स्टोर होता है, फूड स्टोर होता है। और ये स्टोर्ड फूड जो है वो इनके डेवलपमेंट में, रूट और शूट के डेवलपमेंट में क्या होता है? काम आता है। ठीक है, तो अभी इतना आपको पता चला कि सर रूट और शूट कहां से बनती है? एम्ब्रियो से बनती है, प्लांट के एम्ब्रियो से बनती है। ये एम्ब्रियो कहां मिलेगा? सीड के अंदर मिलेगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं रूट की। देखो, रूट क्या है? आपको पता है रूट जो है वो अंडरग्राउंड सिस्टम होता है, यानी कि जमीन के नीचे प्रेजेंट होती है। ठीक है, ओके। कहां से निकलती है? अभी अभी देखा हमने सर, डेवलप होती है किससे? डेवलप होती है वो रेडिकल वाले पार्ट से। तो मैं इसका पहला पॉइंट लिख दूं, पहला पॉइंट लिखूं, डेवलप फ्रॉम रेडिकल पार्ट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के रेडिकल पार्ट से डेवलप होती है। ठीक है, नीचे की तरफ जा रही है, सुनना ध्यान से, नीचे की तरफ जा रही है रूट। आपको पता है ग्रेविटी भी नीचे की तरफ होती है ना, और रूट भी नीचे की तरफ जाती है। तो मैं क्या बोलूं? ये है पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। ठीक है, जियोट्रॉपिक वर्ड आता है ग्रेविटी के लिए। ठीक है, अब एक बात सुनो, लाइट वाला हिस्सा जो होता है वो जमीन के ऊपर होता है। ये लाइट से दूर जाती है ना, लाइट से दूर जाती है, लाइट की तरफ नहीं जाती। रूट्स जो होती है वो लाइट से दूर जाती है। तो मैं लिख दूं ये कैसी होती है? ये होती है नेगेटिव फोटोट्रॉपिक। क्या होती है? नेगेटिव फोटोट्रॉपिक होती है, यानी कि लाइट से दूर जाती है, लाइट की तरफ नहीं जाती है। ठीक है, क्या है? डेवलप फ्रॉम रेडिकल पार्ट ऑफ एम्ब्रियो, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होती है, नेगेटिव फोटोट्रॉपिक होती है। ठीक है, इसके पास क्या होता है? बहुत सारे रूट हेयर्स होते हैं, कंटेन्स रूट हेयर्स। ये जो रूट हेयर्स होते हैं ये क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं वाटर एंड मिनरल्स। वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं। ये कौन? रूट हेयर्स। छोटे छोटे बाल की जैसी स्ट्रक्चर होती है, बताऊंगा मैं अभी, ठीक है ना। तो इस हिसाब से ये रूट के जनरल कैरेक्टर होते हैं। अब रूट्स जो है उसके टाइप्स कितने होते हैं? रूट 3 तरह की होती है। देखो, अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ रूट्स की, टाइप्स ऑफ रूट्स की बात करूं तो रूट्स 3 तरह की होती हैं। एक होती है टैप रूट, एक होती है फाइब्रस रूट,
और एक होती है एडवेंटिशियस रूट। हालांकि कई बार क्या होता है, कई बुक्स के अंदर एडवेंटिशियस रूट को क्या कर रखा होता है, रूट के मॉडिफिकेशंस में डाल रखा होता है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये, लेकिन ये भी रूट का टाइप है, ठीक है ना। एडवेंटिशियस रूट, ठीक है। हिंदी में अगर मैं बोलूं, टैप रूट जो होती है उसको मूसला मूल बोलते हैं, फाइब्रस रूट जो होती है उसको रेशेदार या झकड़ा मूल बोलते हैं, और एडवेंटिशियस रूट जो होती है उसको अपस्थानिक मूल या अपस्थानिक जड़ कहते हैं। अब हम एक एक करके इन तीनों के बारे में बात करेंगे कि टैप रूट क्या होती है, फाइब्रस रूट क्या होती है और एडवेंटिशियस रूट क्या होती है, ठीक है। देखो, नंबर फर्स्ट मैं बात करता हूं टैप रूट के बारे में। टैप रूट इस तरह की दिखाई देती है। देखो क्या है, आपको एक मेन रूट दिखाई दे रही है यहां पे, और उसके साथ में उसकी ब्रांचेस लगी हुई दिखाई दे रही, और उन ब्रांचेस से भी और ज्यादा छोटी छोटी ब्रांचेस लगी हुई दिखाई दे रही है ना। तो देखो टैप रूट क्या होता है, ऐसी रूट जिसके अंदर एक प्राइमरी रूट होती है। क्या होती है, प्राइमरी रूट निकलती है, प्राइमरी रूट निकलती है। ये जो प्राइमरी रूट होती है कहां से डेवलप होती है, रेडिकल से। लिख दूं मैं, डेवलप फ्रॉम रेडिकल, ठीक है। उसके बाद क्या होती है, इसी प्राइमरी रूट से सेकेंडरी रूट्स निकलती है, यानी इसकी ब्रांचेस निकलती हैं, उसको बोलते हैं सेकेंडरी रूट्स। ये सेकेंडरी रूट्स है, ये देखो ये सेकेंडरी रूट्स है, और उनसे और ज्यादा ब्रांचेस निकलती हैं, उनको बोलते हैं टर्शियरी रूट्स, ठीक है। तो मैं लिखूं उसके बाद सेकेंडरी एंड टर्शियरी रूट्स, एंड टर्शियरी रूट्स डेवलप फ्रॉम प्राइमरी रूट्स, प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट से निकलती है सेकेंडरी रूट्स, और सेकेंडरी से निकलती है टर्शियरी रूट्स, है ना। तो ये होता है। अब सेकेंडरी और टर्शियरी रूट जो होती है ना, सेकेंडरी रूट और टर्शियरी रूट, इन दोनों को मिलाकर के क्या बोलते हैं, इन दोनों को मिलाकर के बोलते हैं लेटरल रूट्स। क्योंकि लेटरल का मतलब क्या होता है, लेटरल का मतलब होता है साइड में, ये साइड में तो निकल रही है। प्राइमरी रूट तो यूं सीधी निकल रही थी, यूं नीचे की तरफ डाउनवर्ड निकल रही थी, ये निकल रही है साइड में, है ना। तो इसलिए इनको बोलते हैं लेटरल रूट्स। कलर ले लेता हूं मैं, इनको बोलते हैं लेटरल रूट्स, लेटरल रूट्स। और पता है आपको कहां से निकलती है, लेटरल रूट्स निकलती है, रूट के अंदर एक टिश्यू होता है जिसको हम बोलते हैं पेरिसाइकल, पेरिसाइकल से निकलती है ये लेटरल रूट्स। तो मैं लिख दूं डेवलप फ्रॉम पेरिसाइकल, पेरिसाइकल से निकलती है। पेरिसाइकल एक टिश्यू होता है जो कि जाइलम और फ्लोएम को सपोर्ट देने का काम करता है, और वो मिलता है हमें मोस्टली रूट्स के अंदर, स्टेम में भी मिलता है, ठीक है ना, डाइकोट स्टेम में मिलता है। ये एनाटॉमी आएगी ना तब डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, ऐसी रूट्स किस में मिलती है, ऐसी रूट्स मिलती है डाइकोट प्लांट के अंदर, डाइकोट प्लांट में मिलती है ऐसी रूट्स, ठीक है। इसका एग्जांपल आपकी बुक ने दे रखा है मस्टर्ड, ठीक है, मस्टर्ड यानी सरसों का पौधा जो है उसके अंदर ये टैप रूट मिलता है, ठीक है। ये होता है टैप रूट सिस्टम, जिसमें एक प्राइमरी रूट और उससे साथ में निकली हुई होती है लेटरल रूट्स, जिसमें सेकेंडरी रूट्स और टर्शियरी रूट्स जो होती है वो शामिल होती है। सेकेंडरी और टर्शियरी रूट्स को लेटरल रूट्स बोलते हैं। कहां से डेवलप होती है, पेरिसाइकल से। किसमें मिलेगा, डाइकोट प्लांट में मिलेगा, एग्जांपल है मस्टर्ड प्लांट, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फाइब्रस रूट की। देखो फाइब्रस रूट क्या है, ऐसी रूट्स जिनके अंदर प्राइमरी रूट निकलती तो है लेकिन वो बहुत जल्दी क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। देखो जैसे मान लो ये रेडिकल से निकली प्राइमरी रूट, ये प्राइमरी रूट और ये ऊपर की तरफ है स्टेम, ठीक है। अब ये प्राइमरी रूट क्या होगी, जल्दी खत्म हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ठीक है। तो ये शॉर्ट लिव्ड होती है, शॉर्ट लिव्ड का मतलब बहुत कम टाइम तक जिंदा रहती है। अब अगर ये रूट चली जाएगी तो भैया इस स्टेम को सहारा कौन देगा, सहारा देने के लिए भी तो होती है रूट्स, अपने प्लांट की पकड़ को बनाए रखने का काम भी तो करेगी रूट्स, तो कौन करेगा। तो पता है आपको स्टेम के एकदम बेस से, ये वाला बेस वाला हिस्सा है, यहां से कुछ ऐसे रूट्स निकलती हैं, ये रूट्स निकलती हैं ऐसे फाइबर फाइबर जैसी, इन्हें बोलते हैं फाइब्रस रूट्स,
बोलते हैं फाइब्रस रूट्स। कहां से निकलेगी? बेस ऑफ स्टेम। ठीक है, तो देखो इसका पहला पॉइंट क्या लिखूं मैं? इसका पहला पॉइंट लिखता हूं, में होती है प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड। तो उसके बाद क्या होगा? सम फाइब्रस रूट्स arise from base of stem, है ना? उन्हें बोलते हैं क्या? सेकेंडरी, उन्हें बोलते हैं फाइब्रस रूट्स। ठीक है, ये किस में मिलेगा? मोनोकॉट प्लांट्स में मिलते हैं, ये मोनोकॉट प्लांट्स में मिलेगा। इसका एग्जांपल दे रखा है आपके बुक ने, व्हीट प्लांट जो है उसके अंदर ऐसा देखा जाता है। ठीक है, फाइब्रस रूट्स है। नेक्स्ट वन इज एडवेंटिशियस रूट्स। एडवेंटिशियस रूट क्या होती है? ऐसी रूट्स जो रेडिकल से नहीं निकल करके कहीं और से निकलती है। वो कहीं और वाला पार्ट कौन सा होगा सर? वो स्टेम हो सकता है। ओके, इसके अलावा वो कोई ब्रांच हो सकती है। इससे जो रूट्स निकलती है उन्हें बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट। हिंदी में बोलते हैं अपस्थानिक जड़ें। अपस्थानिक का मतलब ही ये होता है, अप का मतलब जो अपनी जगह से नहीं निकल रही, अपस्थानिक मतलब जो अपनी जगह से नहीं निकल करके कहीं और से निकलेगी, दैट इज एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट मैं लिख दूं, डेवलप अदर पार्ट ऑफ प्लांट on the place of radical। रेडिकल की जगह वो किसी दूसरे स्थान से निकलेगी, दूसरी जगह से निकलेगी। हो सकता है वो स्टेम हो सकता है वो कोई ब्रांच हो सकती है। ठीक है, अब देखो यहां एडवेंटिशियस रूट दिखा रखी है, मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूं आपको। इसके अंदर दो टाइप्स आते हैं। एडवेंटिशियस रूट जो होते हैं ना, उसके दो टाइप्स होते हैं। नंबर फर्स्ट स्टिल्ट रूट, एक होती है स्टिल्ट रूट, और दूसरा होती है प्रॉप रूट, होती है प्रॉप रूट। ये दोनों ही क्या है? दोनों ही एडवेंटिशियस रूट्स के एग्जांपल हैं। इसको समझाने से पहले ना मैं आपको एक चीज बताता हूं, वो कंसेप्ट बता देता हूं मैं आपको, नोड और इंटर नोड वाला। देखो फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर एक शुगर कैन का प्लांट बनाया, शुगर कैन का प्लांट है। ठीक है, ये उसका स्टेम है, शुगर कैन है। ये वाला हिस्सा जो है इसे बोलते हैं नोड, ये वाला हिस्सा जो होता है इसे भी बोलते हैं नोड, और ये हिस्सा जो इन दोनों के बीच में होता है, ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, इसको बोलते हैं इंटरनोड। चलो सर इतना तो समझ में आ गया। शुगर कैन के अंदर तो बहुत इजीली आइडेंटिफाइड कर सकते हैं हम नोड और इंटरनोड को। किसी प्लांट में आइडेंटिफाई करवा के बताओ। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने ये भी चीज की थी। देखो मान लो ये स्टेम है, स्टेम से कोई ब्रांच या कोई लीफ निकली हुई है, तो जहां से लीफ निकल रही है वो हिस्सा जो होगा वो क्या होगा? नोड। ये वाला हिस्सा है नोड, ये वाला हिस्सा है नोड, और इन दोनों के बीच का हिस्सा जो होता है उसे बोलते हैं इंटरनोड। इतना कंसेप्ट समझ में आया? अब हम आगे बात करते हैं दोनों तरह के रूट की, स्टिल्ट रूट्स की और प्रॉप रूट की। तो देखो अगर मैं बात करूं स्टिल्ट रूट की, बात करता हूं स्टिल्ट रूट की। ठीक है, ये कहां निकलती है, कहां मिलेगी आपको? ये मिलेगी व्हीट प्लांट के अंदर, शुगर कैन और मेज मक्का के प्लांट के अंदर ये दिखाई देती है हमें। क्या है सुनो, जो मोनोकॉट प्लांट्स होते हैं उन मोनोकॉट प्लांट्स के अंदर आपको पता है सिर्फ फाइब्रस रूट्स होती हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। वो इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं दे पाती प्लांट को, बेचारी छोटी छोटी सी तो होती है, इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं दे पाती। और ये वाला हिस्सा जो है ये आपको पता है ये नोड है, ये वाला हिस्सा जो है ये नोड है, और आगे भी कोई हिस्सा होगा वो नोड होगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि किसी प्लांट के स्टेम का ये सबसे लोअर नोड है, क्योंकि ये सबसे नीचे की तरफ दिख रहा है ना, रूट के ठीक ऊपर की तरफ ये सबसे पहला नोड है, इसको बोलते हैं लोअर नोड, लोअर नोड।
यहां से कुछ स्ट्रक्चर्स निकलती हैं जो कि रूट्स होती हैं, और ये ऐसे लिटरली जमीन के अंदर एंटर करती हैं, यहां से निकल के। कहां से? लोअर नोड से निकलती हैं, ये एकदम नीचे वाला नोड यहां से निकलेगी और जमीन के अंदर एंटर करेगी। क्या करेगी? सपोर्ट देगी। तो मैं लिखूं रूट्स अराइज फ्रॉम लोअर नोड of stem and enter into ग्राउंड। ठीक है, जमीन में जाती है, क्या करेगी? सपोर्ट देगी, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती। ठीक है, ये होती है स्टिल्ट रूट्स। कहां से निकलेगी? ये जगह ध्यान रखना, स्टेम लोअर के लोअर नोड से। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट बात करता हूं प्रॉप रूट की। हमारे पास एक और प्रॉप रूट, ये किस में मिलती है? ये मिलती है बैनियन ट्री में। बैनियन ट्री यानी बरगद का जो पेड़ होता है उसके अंदर दिखती है। आपने देखा होगा कि बरगद का जो पेड़ है उसमें, ये बरगद का पेड़ है, ठीक है, उस बरगद के पेड़ पर कुछ इस तरह से यूं ऐसे ब्रांचेस लटकी हुई होती हैं, यूं। इसको थोड़ा दूसरे कलर से बना देता हूं, चलेगा ये, ठीक है। से ब्रांचेस लटकी हुई होती हैं जो जमीन को टच करती हैं, जमीन के अंदर एंटर नहीं करती, जमीन को टच करती हैं। ये रूट जो होती है ये होती है प्रॉप रूट। प्रॉप रूट कहां से निकल रही है? ब्रांचेस से निकलती है और नीचे की तरफ जाती है और क्या करती है? सहारा देती है, क्योंकि बरगद का पेड़ बहुत ज्यादा भारी होता है ना, तो उस पेड़ को सहारा देने के लिए होती है प्रॉप रूट्स। तो मैं लिखूं रूट्स अराइज फ्रॉम ब्रांचेस। ठीक है, ग्रो करती हैं ये डाउनवर्ड्स एंड प्रोवाइड सपोर्ट। इसीलिए पता है इन्हें सहारा देने वाली जड़ें भी बोलते हैं, जो प्लांट को क्या कर रही है? सहारा दे रही हैं। ठीक है, तो देखो तीनों तरह के रूट्स जो है वो हमने पढ़ ली। उसके बाद हम बात करते हैं मेन फंक्शन ऑफ द रूट सिस्टम, यानी रूट सिस्टम का मेन फंक्शन क्या है। देखो नंबर फर्स्ट, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। मिट्टी से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना, ये रूट का मेन फंक्शन है। प्रोवाइडिंग अ प्रॉपर सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। और एनकरेज टू द प्लांट पार्ट्स, यानी कि सपोर्ट देना और प्लांट के जो पार्ट्स है उनको पकड़े रखना, ठीक है। उसके बाद स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल। कई बार क्या होता है रूट्स के अंदर फूड मटेरियल भी रिजर्व होता है, ठीक। सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं पीजीआर। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो होते हैं वो प्लांट के अंदर बनने वाले कुछ हार्मोन्स होते हैं, वो हार्मोन्स भी रूट के अंदर बनते हैं। तो इतना सब काम जो होता है वो रूट का देखा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रीजंस ऑफ रूट की, यानी रूट के रीजंस क्या है, यानी कि रूट्स के पार्ट कौन कौन से होते हैं उसकी बात करते हैं। देखो ये मैंने यहां पर रूट के पार्ट बता रखे हैं, ठीक है। रूट का जो सबसे टिप वाला हिस्सा होता है उसके ऊपर एक कैप जैसी स्ट्रक्चर लगी होती है जिसको बोलते हैं रूट कैप। हाँ, इससे पहले मैं एक चीज बता दूं, ये रूट का टिप वाला हिस्सा है, टिप वाला हिस्सा है या रूट का सबसे ऊपर वाला हिस्सा है। आप कोई भी इसको रूट का सबसे नीचे वाला हिस्सा नहीं कहेंगे, ये रूट का टिप है, ठीक है। और ये है रूट का बेस पार्ट, मैं लिख दूं बेस ऑफ रूट। क्या है ये? बेस ऑफ रूट। तो इसके अंदर कई सारे रीजंस होते हैं, रूट के कई सारे अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जिनकी खास बात क्या होती है वो बताता हूं मैं। देखो जो रीजंस है रूट के वो क्या होते हैं? 4 रीजंस होते हैं, 4 रीजंस होते हैं। नंबर फर्स्ट आता है मेरिस्टेमेटिक जोन, ठीक है। यहां लिखा हुआ देखो रीजंस ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी।
मेरिस्टेमेटिक जोन। ठीक है, दूसरा रीजन ऑफ इलोंगेशन देखो, दूसरा इलोंगेशन जोन, तीसरा मैचुरेशन जोन, ये देखो जोन ऑफ मैचुरेशन, मैचुरेशन जोन। और नंबर 4 जो है वो होता तो सबसे टिप पे है, ठीक है ना, सबसे टॉप पे होता है। तो एक लास्ट बचता है, वो होता है रूट कैप। हालांकि इसको कोई रीजन में नहीं डालते, पर मैंने उसको इसके टाइप बना करके यहां बता दिया, एक रूट कैप होता है। ठीक है, रूट कैप का काम क्या होता है पहले वो बात कर लेते हैं। रूट कैप जो है वो रूट को प्रोटेक्ट करता है। जब रूट ग्रो कर रही होती है सॉइल के अंदर तो फ्रिक्शन होता है, क्योंकि सॉइल के पार्टिकल्स होंगे, उनसे घर्षण होगा, रगड़ लगेगी तो सेल्स जो है रूट की वो डैमेज हो सकती हैं। तो जब रूट मिट्टी में अपना रास्ता बना रही होती है तब ये रूट कैप जो है वो प्रोटेक्ट करता है किसे, रूट को, किससे, फ्रिक्शन से बचाता है। ठीक है, उससे ठीक ऊपर देखो कि ठीक ऊपर कुछ छोटी छोटी सेल्स मिलती हैं आपको, ये छोटी छोटी सेल्स हैं यहाँ पे। ये सेल्स जो है ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं। तो अगर मैं बात करूं एक एक करके, मेरिस्टेमेटिक जोन, इलोंगेशन जोन और मैचुरेशन जोन की। नंबर फर्स्ट अगर मैं बात करूं, मेरिस्टेमेटिक जोन की अगर मैं बात करूं, इसमें क्या मिलेगा, कंटेन्स मेरिस्टेमेटिक सेल्स। मेरिस्टेमेटिक सेल्स मेरिस्टेमेटिक सेल्स मिलती है। इनकी खास बात क्या होती है, इनकी खास बात होती है कि वो बहुत जल्दी डिवाइड करती है। और कैसा डिवीजन करती है, माइटोसिस करती है कि मियोसिस करती है, वो माइटोसिस करती है। ठीक है, तो मैं अगर बात करूं मेरिस्टेमेटिक सेल्स की, देखो ये होती है स्मॉल सेल्स, बहुत छोटी सेल्स होती हैं। ठीक है, इसके अंदर लार्ज न्यूक्लियस होता है। और ये शो करती है माइटोसिस। तो इसीलिए आपको पता है क्या, ये वाला एरिया जो है वो माइटोसिस नाम का जो सेल डिवीजन होता है उसकी स्टडी के लिए सबसे सुटेबल है। तो बोला जाता है कि माइटोसिस की स्टडी करनी है तो हम सबसे ज्यादा अच्छी जगह बताइए प्लांट के अंदर जहां पर ये माइटोसिस की स्टडी कर सकते हैं, तो हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स। ये माइटोसिस बहुत जल्दी करती है, ठीक है, और रूट को ग्रो करवाती है, यानी सेल्स के नंबर बढ़ाती है इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इलोंगेशन जोन की। देखो ये रहा मेरिस्टेमेटिक जोन, उसके बाद ये पूरा हिस्सा जो होता है वो इलोंगेशन जोन है। ठीक है, सेकंड बात कर लेते हैं इलोंगेशन जोन की। इलोंगेशन जोन में क्या होता है उसकी बात करते हैं। देखो मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होती है वो बहुत छोटी होती है। इनमें से कुछ सेल्स जो है वो लंबी हो जाती है, ऐसा लगता है खींच लिया है, उनको खींच लिया पकड़ के किसी, तो एकदम लंबी हो जाती है। जब ये लंबी हो जाएगी ये सेल्स, तो क्या होगा, ये लंबी होने के साथ साथ में रूट की लंबाई को बढ़ाएगी, यानी लेंथ को बढ़ाती है। तो यहां पर सबसे ज्यादा ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है कि रूट की लेंथ को बढ़ाने के लिए जो जोन रिस्पॉन्सिबल होता है वो कौन सा होता है, इलोंगेशन जोन। अब देखो जैसे मान लो मैंने यहां पर एक रूट का एरिया बनाया, ये है रूट कैप, ठीक है, यहां है मेरिस्टेमेटिक सेल्स छोटी छोटी, इसके ऊपर कुछ सेल्स ऐसे लंबी हो जाती है, यूं ऐसे लंबी लंबी सेल्स जो होती हैं वो बनाती है इलोंगेशन जोन। ठीक है, और इसके ऊपर बनेगा मैचुरेशन जोन, जहां पर सेल्स मैच्योर हो चुकी होंगी या अपना प्रॉपर साइज ले चुकी होंगी। देखो ऐसे, ये ऐसे, ये मैचुरेशन जोन है। और यही मैचुरेशन जोन पर क्या होता है, जो आउटर स्किन होती है प्लांट की, वहां से निकलते हैं कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जिन्हें हम बोलते हैं रूट हेयर्स। ऐसे क्या होता है, रूट हेयर्स होते हैं। और ये है इलोंगेटेड सेल्स नीचे वाली, ये है इलोंगेटेड सेल्स। तो इलोंगेशन जोन में क्या होती है, इलोंगेटेड सेल्स मिलती है, contains
elongated cells जो है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी लंबाई को, तो मैं लिख दूं इंक्रीज लेंथ ऑफ रूट। करेक्ट। अब एक अंदर की बात बताता हूं कि सर ऐसे कैसे सेल लंबी हो गई। देखो क्या होता है, मान लो ये मेरिस्टेमेटिक सेल है, ठीक है, ये मेरिस्टेमेटिक सेल है, इसके अंदर क्या होता है, वैक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है। इसके अंदर क्या होता है, वैक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है। ये वैक्यूल बना ली मैंने, वैक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है। इस वैक्यूल के फॉर्मेशन के कारण क्या होता है, ये लंबी खिंच जाती है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स के अंदर वैक्यूल्स नहीं मिलती, इस कारण से ये लंबी हो जाती है। और फिर उसके बाद ये जब अपना प्रॉपर साइज लेती है तो इनमें से कुछ सेल्स क्या होती है, मैच्योर हो जाती है, और वो होता है मैच्योरेशन जोन। तो देखो या इस जगह पर बात करते हैं, ये रीजन ऑफ मैच्योरेशन। तीसरी बात करते हैं मैच्योरेशन जोन। मैच्योरेशन जोन की बात करते हैं। इस मैच्योरेशन जोन में क्या होता है, सेल्स बिकम मैच्योर, और क्या होता है, सेल का जो प्रॉपर साइज होता है वो ये ले लेती है। तो सेल्स ऑक्यूपाई प्रॉपर शेप एंड साइज, जो भी इनका होता है, जो मैच्योर सेल का होता है वो ले लेती हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, यहां रूट हेयर्स निकलते हैं। ठीक है, अराइज रूट हेयर्स फ्रॉम दिस जोन। इस जोन से क्या होगा, रूट हेयर्स निकलेंगे, और रूट हेयर्स का जो काम होता है, मेन फंक्शन रूट हेयर्स का वो होता है वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन। ये काम जो है वो रूट हेयर्स का होता है। ठीक है, देखिए बात करते हैं रूट के बाद स्टेम की। स्टेम क्या होता है, अब आपको पता है स्टेम जो है वो एरियल पार्ट होता है किसी भी प्लांट का, है ना। ये वाला जो पार्ट है दैट पार्ट इज स्टेम। ठीक है, कहां से डेवलप होता है, एम्ब्रियो के प्लिम्यूल वाले पार्ट से डेवलप होता है। ठीक है, तो मैं लिख दूं डेवलप फ्रॉम प्लिम्यूल पार्ट ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, फिर अगर मैं देखूं कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, तो स्टेम हमेशा अपवर्ड मूव करता है ना, अपवर्ड ग्रो करता है। तो ग्रेविटी तो नीचे की तरफ होती है, लेकिन स्टेम उसके उल्टी डायरेक्शन में जाता है। तो मैं लिख दूं कि एक ऐसा है, वो नेगेटिव जियोट्रॉपिक होता है। नेगेटिव जियोट्रॉपिक है। ठीक है, ऊपर की तरफ क्या होती है, लाइट, यानी कि वो लाइट की तरफ ग्रो करता है। आपने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा 8th-9th के अंदर, जब हम बोलते हैं कि एक आप कोई भी प्लांट लीजिए, आप उसको एक अंधेरे कमरे में रखिए और एक छोटे से होल से क्या कीजिए, लाइट आने दीजिए। तो कुछ टाइम बाद आप देखते हैं कि वो जो प्लांट होता है वो लाइट की डायरेक्शन की तरफ क्या हो जाता है, बेंट हो जाता है, मुड़ जाता है। इसका मतलब वो लाइट की डायरेक्शन की तरफ मूव करता है। तो मैं कह दूं ये पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक है। ठीक है, तो ये है पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक। ठीक है, और क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, हमने देखा हुआ है कि प्लांट जो है उसके ऊपर जिस जगह पर या तो लीव्स लगी हुई होती हैं स्टेम पे डायरेक्टली, और या लगी हुई होती है ब्रांचेस। फॉर एग्जांपल अगर मैंने मान लो ये प्लांट लिया और यहां से कोई एक ब्रांच निकली हुई है, ठीक है, मैंने यहां से भी एक ब्रांच निकाल दी, तो ये वाला हिस्सा जहां से ब्रांच निकली हुई है वो हिस्सा क्या हो जाएगा, नोड, और ये हिस्सा भी क्या हो जाएगा, नोड। और इन दोनों के बीच का जो पार्ट है, इन दोनों के बीच का जो पार्ट है वो हो जाएगा इंटरनोड। ठीक है, अब ये जो नोड वाला हिस्सा होता है ना, यहां पर क्या होता है, छोटी छोटी बड्स मिलती हैं।
यहां ऐसे ऊपर क्या होता है, छोटी छोटी बर्ड्स मिलती हैं, इन्हें बोलते हैं एक्सिलरी बर्ड्स। एक्सिलरी बर्ड्स, इन्हें एक्सिलरी बर्ड्स बोलते हैं। ये एक्सिलरी बर्ड क्या करती है, आगे चल करके नई ब्रांच बना सकती है, नई लीफ बना सकती है और मॉडिफाइड हो सकती है कांटे के अंदर यानी थॉर्न के अंदर या कुछ स्पाइरल स्ट्रक्चर के अंदर जिसे हम बोलते हैं स्टेम टेंड्रिल। तो ये छोटी सी बर्ड्स जो होती है वो इतने काम करती है और वो कहां मिलेगी, नोड पे मिलेगी वो। ठीक है, तो देखो कुछ प्रॉपर्टीज अब हम स्टेम की देखते हैं। देखिए क्या कहता है, द स्टेम इज असेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सेस बियरिंग ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। यानी कि स्टेम जो है वो एक ऐसा असेंडिंग पार्ट होता है, यानी नीचे से ऊपर की तरफ ग्रो करने वाला पार्ट होता है जिसके पास ब्रांचेस होती हैं, लीव्स होती हैं, फ्लावर्स होता है और ये फ्रूट्स को क्या करता है, रखता है। बियरिंग का मतलब होता है जो अपने ऊपर इन सभी चीजों को रखता है। ठीक है, इट डेवलप फ्रॉम द प्लीम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ द जर्मिनेटिंग सीड, यानी सीड जब जर्मिनेट हो रहा होता है तो उसके अंदर जो एम्ब्रियो है उस एम्ब्रियो के प्लीम्यूल वाले पार्ट से स्टेम का डेवलपमेंट होता है। ओके, द स्टेम बियर्स नोड्स एंड इंटरनोड्स। स्टेम के पास क्या मिलेंगे, नोड्स और इंटरनोड्स मिलेंगे, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेम। तो यहां देखो ये हिस्सा नोड है, ये हिस्सा नोड है और इन दोनों के बीच वाला हिस्सा इंटरनोड है। जैसे ये वाला हिस्सा नोड बताया था, ये वाला हिस्सा भी नोड है और इन दोनों के बीच का हिस्सा क्या है, इंटरनोड है। ठीक है, द रीजन ऑफ द स्टेम वेयर लीव्स आर बोर्न आर कॉल्ड नोड्स व्हाइल इंटरनोड्स आर द पोर्शन बिटवीन टू नोड्स। जैसे कहा था जहां से लीव्स निकली हुई होती है वो हिस्सा क्या होता है, नोड होता है। ये वाला हिस्सा भी नोड है और इन दोनों के बीच का हिस्सा जो है वो इंटरनोड है। ओके, नेक्स्ट देखिए, the stem region where leaves are born is called nodes while the internodes are the portion between two nodes। ठीक है, तो रिपीट होगी लाइन, कोई दिक्कत नहीं है। the stem bears buds which may be terminal or axillary। स्टेम के पास क्या होती है, बर्ड्स होती हैं। ठीक है, अभी हमने देखी थी बर्ड्स कैसी हो सकती है, टर्मिनल भी हो सकती है और एक्सिलरी भी हो सकती है। देखो ध्यान से, यहां देखो इस जगह पर मैंने कहा था जहां से लीव्स निकलती है वहां पर बर्ड्स लगी हुई होती हैं, उन्हें बोलते हैं एक्सिलरी बर्ड्स। और अगर वो बर्ड एकदम टिप पर होगी, कुछ बर्ड्स क्या होते हैं एकदम टिप पर भी होती है ऐसे, यहां इन्हें बोलते हैं टर्मिनल बर्ड्स। टर्मिनल बर्ड्स, ठीक है। The stem is generally green when young and later often become woody and dark brown। जब प्लांट छोटा होता है और उसका स्टेम नया नया होता है तो वो स्टेम हरे रंग का होता है, ठीक है, और थोड़ा फ्लेक्सिबल भी होता है। लेकिन जैसे जैसे एक प्लांट मैच्योर होता जाता है उसका स्टेम क्या हो जाएगा, वुडी हो जाएगा और डार्क ब्राउन हो जाएगा। द मेन फंक्शन ऑफ द स्टेम इज स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस बियरिंग लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। मेन काम क्या है स्टेम का, स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस, ब्रांचेस को फैलाना, ठीक है, बियरिंग लीव्स यानी ऊपर लीव को कैरी करना, फ्लावर्स और फ्रूट्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स को भी अपने ऊपर रखना, ये मेन काम है। इसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं, जैसे इट कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स एंड फोटोसिंथेसिस। कई बार क्या होता है वाटर और मिनरल्स जो होते हैं, अगर मैं उनकी बात करूं तो सब लोग बोलते हैं कि वाटर और मिनरल्स जो होते हैं वो कहां से जाते हैं, तो बोलते हैं रूट से जाते हैं। अरे नहीं, रूट से होकर के पहले वो स्टेम में जाएंगे, स्टेम से होकर के वो आगे कहां जाएंगे, लीव्स में जाएंगे। तो कहीं ना कहीं स्टेम जो है वो वाटर और मिनरल्स और कहीं ना कहीं फूड को भी कंडक्ट करवाने का काम कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। और जब प्लांट का स्टेम ग्रीन कलर का होता है तो वो फोटोसिंथेसिस भी करता है। सम स्टेम्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड, सपोर्ट द प्रोटेक्शन एंड द वेजिटेटिव प्रोपगेशन। कभी कभी स्टेम्स जो होते हैं वो कुछ दूसरे काम को करने के लिए मॉडिफाइड भी हो जाते हैं, जैसे स्टोरेज ऑफ फूड। अगर मैं बात करूं पोटैटो की, ये एक स्टेम है, ठीक है। जिंजर यानी अदरक जो होती है वो एक स्टेम है। तो ये सारे के सारे प्लांट्स जो है इनके अंदर स्टेम जो है वो फूड को स्टोर करता है, ठीक है, सपोर्ट देने का काम करता है। कई बार क्या होता है स्टेम के ऊपर जो बड होती है, मैंने कहा था वो ऐसे स्पाइरल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे हम बोलते हैं स्टेम टेंड्रिल। ऐसा किसमें होता है, ऐसा होता है क्यूक्यूरबिटा फैमिली के अंदर, जैसे कद्दू, घिया, खीरा, ककड़ी, ये सब जो प्लांट्स होते हैं इनके अंदर वो जो बड होती है ये स्पाइरल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है और प्लांट को सहारा देने के लिए किसी भी सपोर्ट के ऊपर लिपट जाती है, ताकि प्लांट जो है वो जो वीक है, क्योंकि प्लांट इनके जो प्लांट्स होते हैं ना, क्योंकि बेटा के जो प्लांट्स होते हैं वो बड़े पतले पतले से होते हैं, बेलें होती है इनकी,
तो इनको सपोर्ट देने के लिए क्या करना चाहिए, या ऊपर चढ़ने के लिए उनको कोई सपोर्ट चाहिए होता है, तो वो स्टेम टेंड्रिल जो होता है किसी सपोर्ट के चारों तरफ लिपट जाते हैं और प्लांट को सहारा देकर के ऊपर चढ़ने में हेल्प करते हैं। प्रोटेक्शन के अंदर क्या होता है, जो बर्ड्स होंगी, बर्ड्स जो होती है वो थॉर्न्स के अंदर यानी कांटों में कन्वर्ट हो जाती है। किसमें हो सकती है, सिट्रस प्लांट्स के अंदर। सिट्रस प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर वो जो एक्सिलरी बर्ड है वो थॉर्न्स में कन्वर्ट हो जाती है और ये प्रोटेक्ट करती है किनसे, हर्बीवोरस एनिमल्स जो होते हैं, शाकाहारी जो होते हैं ना, गाय बकरी जो होते हैं वो, ताकि वो प्लांट को खा ना जाए। ठीक है। और वेजिटेटिव प्रोपगेशन यानी एक प्लांट से नया प्लांट बनाने का काम जो है वो भी कर सकता है कोई एक स्टेम। इस जैसे पोटैटो होता है, जिंजर होता है, ठीक है। इसके अलावा ये हमारा जो शुगर केन होता है, इनके अंदर अगर मैं स्टेम का छोटा सा टुकड़ा काट करके अगर मैं मिट्टी में डाल देता हूं तो उससे नया प्लांट बन सकता है। दैट प्रोसेस इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक, चलिए ये तो हो गया स्टेम कंप्लीट। अब हम बात करते हैं लीव्स की। लीव्स जो होती है वो मेन पार्ट है जो फोटोसिंथेसिस करेगा प्लांट के अंदर। आपको पता है प्लांट्स जो होते हैं वो सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं और अपना खुद का फूड सिंथेसाइज कर सकते हैं। इसीलिए प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स कहते हैं। ठीक है। तो अब लीफ और उसके आसपास की स्ट्रक्चर कैसी होती है हम उसकी बात करते हैं। देखो, अगर मैं बात करूं एक लीफ की, तो चलिए इसके एक जनरल स्ट्रक्चर बना लेते हैं। मान लिया ये एक स्टेम है, ठीक है, ओके, ये स्टेम है। अब इस स्टेम के ऊपर छोटा सा हिस्सा बनाएंगे यहां पे, ये ऐसे, ये लीफ है, ओके। दैट इज अ लीफ। ठीक है। अगर मैं इसको लिख दूं कि ये स्टेम है, ठीक है, इस लीफ के पास में ही आपको पता है क्या मिलेगा, एक एक्सिलरी बड मिलेगी। मैंने एक्सिलरी बड बना दी, छोटी सी होती है, ग्रीन कलर की होती है। मैं लिख दूं इसको एक्सिलरी बड। आपको एक्सिलरी बड के फंक्शंस पता है, एज पर रिक्वायरमेंट वो कई सारी अलग अलग चीजों में मॉडिफाइड हो सकती है। ठीक है। लीफ का वो हिस्सा जो स्टेम से जुड़ा हुआ होता है, ये वाला हिस्सा दिख रहा है, ये हिस्सा, ये हिस्सा जो है इसे हम बोलते हैं लीफ बेस। क्या बोलते हैं, लीफ बेस, यानी पत्ती का बेस वाला हिस्सा जहां वो स्टेम से जुड़ी हुई है। ठीक है। उसके बाद आपको एक थिन फ्लेक्सिबल सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर दिखेगी, पतली सी स्ट्रक्चर दिखती है, उसको बोलते हैं पिटियोल। उसको बोलते हैं पिटियोल। ये पिटियोल जो होता है क्या काम करता है, लीफ को फ्लेक्सिबल बनाता है, ठीक है, ताकि वो गिरे नहीं, और दूसरा जो फ्रेश एयर है वो लीफ को मिलती रहे। फिर आगे पार्ट आता है जो एकदम फ्लैट है, उस फ्लैट पार्ट को बोलते हैं लेमिना। को बोलते हैं लेमिना। यही लेमिना वाला पार्ट जो है वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। अब आपको इसके बीच में कुछ छोटी छोटी सी ट्यूब्स दिख रही होंगी जो ऐसे जाल के फॉर्म में वेब बना करके फैली हुई है। इसे बोलते हैं, देखो ये होती है मिड रिब। मिड रिब कहते हैं इसको, ठीक है, या कई बार इसको मिड वेन भी लिखा हुआ आ जाता है। ठीक है। यहां से क्या होता है, वाटर लीफ के अंदर एंटर करता है और सब जगह डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसकी ब्रांचेस भी हैं, ये देखो, इनको बोलते हैं लेटरल रिब्स। मैं भी लिख दूं ये भी, लेटरल रिब्स। और जब फोटोसिंथेसिस किया जाएगा तो फूड जो होगा वो लीफ से बाहर निकलेगा और स्टेम के थ्रू दूसरी अलग अलग पार्ट्स में जाएगा। ये काम भी क्या होता है, इन्हीं ब्रांचेस के थ्रू किया जाता है। ये लेमिना है, ये पिटियोल है, लीफ बेस है। ये एक जनरल स्ट्रक्चर बताई मैंने लीफ की। तो देखो अब हम बात करते हैं इसकी डिटेल्स की। लीफ इज अ लेटरल जनरली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर बोर्न ऑन द स्टेम। लेटरल का मतलब होता है साइड में लगी हुई, ऐसा नहीं होता एकदम टिप पे लगी हुई, ऐसे सीधी खड़ी नहीं होती, साइड में लगी हुई होती है, इसलिए लिखा हुआ है लेटरल। जनरली फ्लैटेंड, जनरली कैसी होती है, फ्लैट होती है, और कहां लगी होती है, स्टेम पर लगी होती है। ठीक है। इट डेवलप्स एट द नोड एंड बियर्स अ बड इन इट्स एक्सिल।
ये कहां निकलती है? नोड से निकलती है, नोड से निकलती है और इसके पास में क्या होता है? एक छोटी सी बड होती है जिसको हम बोलते हैं एक्सिलरी बड, ठीक है। तो एक्सिलरी बड लेटर डेवलप इनटू अ ब्रांच। एक्सिलरी बड आगे चल करके हो सकता है अगली ब्रांच में कन्वर्ट हो जाए। लीफ ओरिजिनेट फ्रॉम शूट, एपिकल, मेरिस्टेम्स एंड आर अरेंज्ड इन एक्रोपिटल ऑर्डर। क्या लाइन है ये समझते हैं, सुनो। कहता है लीव्स ओरिजिनेट फ्रॉम द शूट एपिकल मेरिस्टेम। शूट एपिकल मेरिस्टेम कहां होता है? शूट एपिकल मेरिस्टेम प्लांट के एकदम टिप पर होता है, यहां से डेवलप होती है और एक्रोपिटल ऑर्डर में लगी होती है। अब एक्रोपिटल ऑर्डर क्या होता है इसकी बात करते हैं, सुनो। देखो, एक्रोपिटल ऑर्डर का मतलब ये होता है कि नई नई लीव्स जो होंगी वो कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ बनती जाएंगी और जो पुरानी लीव्स होती हैं वो नीचे की तरफ लगी होती है, ऐसे। तो पुरानी लीव्स नीचे लगी हुई है, नई लीव्स ऊपर की तरफ कंटिन्यूअसली बनती जा रही है। ये जो सीक्वेंस होता है या ये जो ऑर्डर होता है इसे बोलते हैं एक्रोपिटल ऑर्डर, ठीक है ना। दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन्स फॉर द फोटोसिंथेसिस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो कि फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करेगा। देखो यहां ये लैमिना दिखा रखा है, ओके। उसके बाद ये वाला हिस्सा जो सिलेंड्रिकल है दैट इज पेटियोल, ये हिस्सा लीफ बेस है, ये वाला हिस्सा लीफ बेस है, ये एक्सिलरी बड है। और ये कई बार क्या होता है, एक लीफ के पास में छोटी सी पतली सी लीफ के जैसी, मतलब ऐसा मान लो कि छोटी सी लीफ है, ऐसी स्ट्रक्चर भी कई बार लगी हुई होती है, इन्हें बोलते हैं स्टिप्यूल। क्या है? छोटी सी लीफ लगी हुई है लीफ के ही बेस पर, जो एक्सिलरी बड है ना उसके पास में लगी हुई है, ठीक है, उसको बोलते हैं स्टिप्यूल, ठीक है। अब देखो, A typical leaf consists of three main parts. Leaf base जहां से लीफ स्टेम से जुड़ी हुई है, पेटियोल जो कि सिलेंड्रिकल पार्ट है, एंड द लैमिना जो कि फ्लैटेड पार्ट है। The leaf is attached to the stem by the leaf base and may bear two lateral small leaf-like structures called stipules. लीफ बेस से जुड़ी हुई होती है एक लीफ और उसके पास एक या कई बार दो लेटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, लेटरल का मतलब साइड में, स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर यानी छोटी पत्ती की जैसी स्ट्रक्चर होती है, बोलते हैं स्टिप्यूल्स, करेक्ट। मोनोकोटाइलिडॉन्स, द लीफ बेस एक्सपांड्स टू द शीट एंड कवर द स्टेम पार्शियली और होरली। मोनोकोटाइलिडॉन्स में यानी मोनोकॉट प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर जो लीफ बेस होता है, कौन सा? लीफ बेस एक्सपांड इनटू अ शीट एंड कवरिंग द स्टेम पार्शियली और होरली। अब इनमें क्या होता है, देखो, जैसे मान लो ये मोनोकॉट प्लांट है और ये उसका लीफ है, तो यहां जो लीफ बेस होगा, मैं थोड़े दूसरे पेन से बना देता हूं इसको, ये जो लीफ बेस होगा ये ऐसे एक्सपांड करेगा और स्टेम को क्या कर लेता है? कवर कर लेता है, ऐसे स्टेम को कवर कर लेता है पार्शियली और कंप्लीटली, ठीक है। ये लिखा पार्शियली और होली, या तो पूरी तरीके से कंप्लीटली उसको कवर कर लेता है, किसको? स्टेम को, और या फिर वो कवर कर लेता है थोड़ा बहुत स्टेम को। फिर इन सम लेग्यूमिनस प्लांट्स क्या होते हैं? जो भी पल्सेस होती हैं, जितने भी दाल वाले प्लांट्स होते हैं उनको लेग्यूम प्लांट्स बोलते हैं। प्लांट्स दैट लीफ बेस में बिकम स्वेलन विच इज कॉल्ड द पल्वाइनस। अब अगर बाई चांस कोई प्लांट है जो दाल वाला है, ये लोग बना देते हैं कोई प्लांट जो दाल वाला है, उसमें लीफ बेस क्या हो जाता है? स्वेलन, यानी फूल जाता है, ऐसे यूं फूल जाता है, उसे बोलते हैं पल्वाइनस। फिर आगे ये लीफ निकली हुई होती है, तो जो फूला हुआ हिस्सा जो है उस फूले हुए हिस्से को बोलते हैं पल्वाइनस, और ये फूला हुआ हिस्सा क्या है? लीफ बेस ही है, ठीक है ना। द पेटियोल इज हेल्प टू होल्ड द ब्लेड टू लाइट। ये पेटियोल क्या करती है? हेल्प करती है होल्ड रखने में लीफ को, और लीफ ब्लेड को, और उसको लाइट देने में हेल्प करती है, ठीक है। क्यों? इस तरह से वो अरेंज रखती है लीफ को कि उसको लाइट सबसे ज्यादा मिले, इसको लीफ को। The long, thin, flexible petiole allow the leaf blade to the flutter in wind, thereby cooling the leaf and bringing the fresh air to the leaf surface. Flexible petiole allow करता है leaf blade को flutter in the wind, यानी हवा में हिलाना, thereby cooling the leaf and bringing fresh air to the leaf surface. उसके बाद leaf की surface को ठंडा रखना ताकि उसको ताजी हवा मिलती रहे. The lamina or the leaf blade is a green expanded part of the leaf which veins and ventlets. ठीक है, लेमिना क्या है? फ्लैट पार्ट होता है जिसके अंदर वेन्स मिलती है, और वेन्स की ब्रांचेस को उसने वेनलेट्स लिखते हैं। वेनलेट्स बोलो, लेटरल लिप्स बोलो, एक ही बात है, ठीक है ना। देयर इज यूजुअली अ मिडिल प्रोमिनेंट वेन विच इज नोन एज अ मिडरिब। लिखा हुआ है एक बीच में जो मेन वेन होती है उसे बोलते हैं मिडरिब।
The veins provide rigidity to the leaf blade and act as a channels to the transport of water, minerals and the food materials. दो काम होता है वेन्स के, क्या करती है? सबसे पहले तो रिजिडिटी देती है, किसको? लीफ को। शेप को मेंटेन रखना भी तो जरूरी है ना, तो थोड़ी हार्डनेस होती है उनके अंदर। दूसरा अगर मैं बात करूं, लीफ ब्लेड जो है उसके अंदर चैनल्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट, चैनल्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट का मतलब जरिया है वो ट्रांसपोर्ट का। किसके ट्रांसपोर्ट का जरिया है वो? वाटर, मिनरल्स और फूड मटेरियल के ट्रांसपोर्ट का जरिया है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको। द शेप, margin, apex, surface and the extents of the incision of lamina varies in the difference of leaves. shape अलग अलग हो सकती है, margins यानी किनारे अलग अलग हो सकते हैं, apex कॉर्नर वाला हिस्सा जो होता है, apex मतलब टिप वाला हिस्सा, वो अलग हो सकता है, surface अलग अलग हो सकती है और extent of incision, extent of incision का मतलब होता है कई बार क्या होता है पत्ती के ऊपर ऐसे कट मिलते हैं, इनको incisions बोलते हैं, कट मिलते हैं। ये कट थोड़े गहरे हो सकते हैं या थोड़े हल्के भी हो सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे हो सकते हैं। तो अलग अलग लीव्स जो होती है साइज, शेप, स्ट्रक्चर, सरफेस में अलग अलग हो सकती है। उसके बाद देखो बात करते हैं वेनिशन की। वेनिशन क्या होता है? एक लीफ के अंदर मिड रिब और लेटरल रिब्स का अरेंजमेंट कैसा है, उनके अरेंजमेंट को कहते हैं वेनिशन। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रही है, ये मिड रिब और इसके साइड में ब्रांचेस भी दिखाई दे रही है, ये लेटरल रिब्स है। इनका अरेंजमेंट यहां इस लीफ में अलग है, आपको इस लीफ में इनका अरेंजमेंट अलग दिख रहा होगा। तो ये जो अरेंजमेंट है उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे वेनिशन। The arrangement of veins and veinlets in the lamina of the leaf is termed as venation. When the veinlets form a network, the venation is termed as reticulate venation. क्या होता है? जब एक मिडरिब है और उसी मिडरिब के साइड में लेटरल पार्ट्स में अलग अलग ब्रांचेस निकली हुई है, उन्हें को लेटरल रिब्स बोलते हैं। तो ऐसा जो अरेंजमेंट होता है उसे बोलते हैं रेटिकुलेट वेनिशन, और ये किसमें मिलता है? डाइकॉट प्लांट्स के अंदर मिलता है। When the veins are run parallel to each other, when the lamina and the venation is termed as parallel. ये मिडरिब है मान लो, और इसी के साथ साथ ही दूसरी रिब्स जो होती है वो पैरेलली अरेंज्ड है, देखो ये ऐसे। तो इसे क्या बोलते हैं? पैरेलल वेनिशन बोलते हैं। ये रहा पैरेलल वेनिशन। The leaves of dicotyledonous plants are generally possess reticulate venation, while the parallel venation is the characteristic of the most of monocotyledons. ठीक है, मोनोकॉट में पैरेलल मिलता है और डाइकॉट के अंदर क्या मिलता है? ये रेटिकुलेट अरेंजमेंट मिलता है। इसीलिए आपको पता है हम लीफ को देख करके बता सकते हैं कि प्लांट मोनोकॉट है कि डाइकॉट है। लीफ को देखो, रेटिकुलेट है, डाइकॉट प्लांट है, पैरेलल वेनिशन है, मोनोकॉट प्लांट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ लीव्स की, यानी लीव्स कितने टाइप्स की होती है उसकी बात करते हैं। अगर मैं बताऊं टाइप्स ऑफ लीव्स, तो लीव्स जो होती है ना जनरली दो टाइप की होती है। एक होती है सिंपल लीफ, सिंपल लीफ। एक होती है कंपाउंड लीफ। देखो सिंपल लीफ क्या होती है? ऐसी लीफ जिसके मार्जिन्स पर या तो कट है ही नहीं, देखो इसके मार्जिन्स एकदम फ्लैट है, कट नहीं है, तो या तो मार्जिन्स के ऊपर कट हो ही ना, और अगर हो तो सिर्फ किनारे किनारे पे हो, ऐसे हल्के हल्के कट हैं ऐसे। तो ऐसी लीफ जिसके मार्जिन्स पर या तो कट यानी इंसिशंस हो ही ना, और अगर हो तो सिर्फ किनारे किनारे पर हो, तो ऐसी लीफ को हम बोलते हैं सिंपल लीफ। दूसरी बात अगर मैं बात करूं कंपाउंड लीफ, कंपाउंड लीफ में क्या होता है? इंसिशंस जो होता है यानी जो कटाव होता है यानी जो कट जो होते हैं वो मिड रिब तक पहुंच जाता है। देखो ये कट अभी तो किनारे किनारे पे है, अगर बाई चांस, सुनो मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, सुनो ये मान लो ये कट थे, ठीक है, ये अभी तो किनारे किनारे पे, अगर बाई चांस ये कट ऐसे मिड रिब तक पहुंच गए, यू मिड रिब तक अगर ये कट पहुंच जाते हैं, तो क्या आपको ऐसा दिख रहा है कि एक लीफ कई सारे छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट हो गई है? ये देखो ये एक पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा, ये चौथा,
हुई कि नहीं? एक लीफ जब बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि इसके इंसिजन्स जो होते हैं वो मिडरिब तक पहुंच जाते हैं। तो ऐसी लीफ जो होती है जिनके अंदर इंसिजन्स एकदम मिडरिब तक पहुंच जाएंगे, उन लीफ को बोलते हैं कंपाउंड लीफ। अब कंपाउंड लीफ जो होती है वो फिर से दो तरह की होती है। ये तो हो गई कंपाउंड लीफ। तो एक काम करते हैं, इसको तो यहां लगा देते हैं इस जगह पे। ये कंपाउंड लीफ है। अब इसके भी दो टाइप्स होते हैं। पिनेटली कंपाउंड लीफ और एक होती है पामेटली कंपाउंड लीव्स। पामेटली कंपाउंड लीफ। आपको पता है, ये जब एक लीफ छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाती है तो इसका हर एक टुकड़ा जो होता है, अब उसको लीफ थोड़ी ना बोलेंगे क्योंकि लीफ तो ये कंप्लीट थी। तो इसका जो छोटा टुकड़ा होता है इसको हम बोलते हैं लीफलेट। लीफलेट बोलते हैं। और अब जो इसका जो मिडरिब है ना, अब ये मिडरिब भी नहीं मिलेगा, अब मिडरिब नहीं होगा, इसको बोलेंगे रैकिस। इसको बोलते हैं रैकिस। तो पिनेटली कंपाउंड लीफ क्या होती है? पिनेटली कंपाउंड लीफ ऐसी होती है जिसमें जो लीफलेट्स होते हैं वो एक दूसरे के सामने लगे होते हैं, ऐसे यू। ऐसे लगे होते हैं, इसे बोलते हैं पिनेटली कंपाउंड लीफ। और इसका एग्जांपल है नीम। और जो पामेटली कंपाउंड लीफ होता है उसके अंदर ये एक पिटियोल होता है, ये पिटियोल है, इसके ऊपर यू लीफलेट्स जो हैं वो ऐसे लगे हुए हैं जैसे हाथ की अंगुलियां, यूं नहीं थी हाथ की अंगुलियां, ऐसे लगे हुए हैं। तो इसे बोलते हैं पामेटली कंपाउंड लीफ। एक बात बताओ सर, क्या ये लीव्स जो होती है वो पहले से ही ऐसी डेवलप होती है या पहले ऐसे नॉर्मल होती है फिर बाद में उनके ऊपर कट लगते हैं और वो छोटे छोटे पार्ट्स में डेवलप होती है? सुनो, शुरू से ही वो ऐसी ही डेवलप हुई है। मतलब पहले तो ऐसी होंगी, कभी बहुत पुराने टाइम पर कुछ लाखों सालों पहले प्लांट्स कुछ ऐसे रहे होंगे, फिर बाद में जब धीरे धीरे कट मिड तक पहुंचने लगे तो कुछ प्लांट्स ऐसे ही डेवलप हो गए कि इनके ऊपर लीफ नहीं बनकर के लीफलेट्स बनने लगी। तो सर आज कैसे पता चलता है कि सर पहले लीफ थी आज लीफलेट है? क्योंकि डेवलपमेंट के टाइम पर तो लीफ्स ऐसी ही बनती होंगी उसमें, आपको कैसे पता कि ये लीफ नहीं है लीफलेट है? तो सुनो ध्यान से, मैंने आपको एक चीज बोली थी, मैंने कहा था कि लीफ के बेस पर इस जगह पर एक्सिलरी बड मिलती है, यहां पर भी एक्सिलरी बड मिलती है। और एक्सिलरी बड कहां मिलेगी? लीफ के बेस पर मिलेगी। यहां जो एक्सिलरी बड होती है ना वो यहां बनती है, यहां मिलती है। यहां जो एक्सिलरी बड होती है वो इस जगह पर मिलती है। अगर बाई चांस ये एक पूरी लीफ होती तो क्या एक्सिलरी बड इसके बेस पर नहीं मिलती? मिलती ना, इसके बेस पर भी मिलती, लेकिन नहीं है यहां पे। इसका मतलब ये लीफ का एक छोटा टुकड़ा है, ठीक है? इसलिए हम बोलते हैं कि ये कंपाउंड लीफ है। ये दो तरह की, अब देखो टाइप्स ऑफ लीफ में देखो, a leaf is said to be simple when its lamina is entire or the when incisions do not touch to the midrib। एक लीफ सिंपल लीफ कही जाएगी कब? जब या तो उसके ऊपर कटाव है ही नहीं, कट है ही नहीं, और अगर कट है, इंसिस्ट है, तो वो मिडरिब तक नहीं पहुंचे हुए। When the incisions of the lamina reach up to the midrib and breaking it into a number of leaflets, that leaf is called compound leaf। अगर इंसिजन्स जो है वो इंसिजन या कट जो है वो मिडरिब तक पहुंच जाए और उसे छोटे छोटे पार्ट्स में क्या कर दे, तोड़ दे, तो उसे बोलते हैं कंपाउंड लीफ। द बड इज प्रेजेंट एट द एक्सिल ऑफ द पेटियोल इन बोथ सिंपल एंड कंपाउंड लीव्स बट नॉट टू द एक्सिल ऑफ लीफलेट्स ऑफ द कंपाउंड लीफ। देखो मैंने कहा था सिंपल लीफ के अंदर मिलेगा ये एक्सिलरी बड, ये रही एक्सिलरी बड, ये भी एक्सिलरी बड, यहां पर भी मिलेगा, पिनेटली कंपाउंड लीफ में भी मिलेगा ये एक्सिलरी बड, लेकिन लीफलेट के बेस पर वो नहीं मिलता। The compound leaves may be two types। कंपाउंड लीफ दो तरह की हो सकती है। The pinnately compound leaf, the several leaflets are present on the common axis at the rachis। क्या लिखा हुआ है? rachis।
पिनाइटली कंपाउंड लीफ क्या होगा? सेवरल लीफलेट्स, कई सारे लीफलेट्स प्रेजेंट होते हैं एक कॉमन एक्सिस के ऊपर और उसको बोलते हैं रेकिस, which represent the leaves midrib as a neem. वो रेकिस क्या होता है? मिडरिब होता है और इसका एग्जांपल है नीम। देखो ये देखो ये रहा है ना, यहाँ देखो ये लीफलेट्स है, ये लीफलेट्स है, ये लीफलेट्स है ना, और ये रहा रेकिस बीच वाला हिस्सा। यहां मिलेगी एक्सिलरी बड। और palmately compound leaf क्या होती है? The palmately compound leaf, the leaflets are attached at a common point, कहां? At the tip of the petiole, as the silk cotton इसका एग्जाम्पल है। देखो ये रहा पिनाइटली कंपाउंड लीफ में एक ही पेटियोल है, ये पेटियोल है और इसके ऊपर बहुत सारे लीफलेट्स जो होते हैं वो एक कॉमन पॉइंट से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है सिल्क कॉटन। कॉटन की एक बहुत अच्छी क्या बोलते हैं वैरायटी है जो बहुत ऐसे सिल्क के जैसे सॉफ्ट मानी जाती है, दैट इज सिल्क कॉटन। ठीक है, अब हम बात करते हैं फाइलोटैक्सी की। कौन सी टैक्सी है? फाइलोटैक्सी है। फाइलो का मतलब होता है लीव्स, टैक्सी का मतलब होता है अरेंजमेंट। ठीक है ना, ये टैक्सी वो नहीं है ऑटो वाला। देखो फाइलोटैक्सी क्या होता है? फाइलोटैक्सी इज द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांच। आपको पता है जो लीव्स होती हैं वो या तो स्टेम पर लगी हुई होती है डायरेक्टली और या लगी हुई होती है ब्रांचेस के ऊपर। तो लीव्स का ब्रांचेस पर या स्टेम पर लगे रहने का जो सीक्वेंस होता है, किसी न किसी सीक्वेंस में तो लगी हुई रहेंगी, उस सीक्वेंस को बोलते हैं फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी इज द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांच। ठीक है, दिस इज यूजुअली 3 टाइप्स, अल्टरनेट, अपोजिट एंड द वोरल्ड। अल्टरनेट, अपोजिट और वोरल्ड, 3 तरह की फाइलोटैक्सी है आपके कोर्स के अंदर। नंबर फर्स्ट अगर मैं बात करूं अल्टरनेट सीक्वेंस के अंदर, तो अल्टरनेट सीक्वेंस में क्या होता है? या तो देखो स्टेम के ऊपर इस तरह से लगी होती है लीव्स, ये एक नोड है, ये दूसरा नोड है, ये तीसरा नोड है, ये चौथा नोड है, और इनके ऊपर लीव्स कैसे लगी हुई है? एक नोड के ऊपर एक लीव्स इस तरफ, अगले नोड पर दूसरी लीफ दूसरी तरफ। तो ऐसा लग रहा है ना अल्टरनेट सीक्वेंस चल रहा है इनका। द अल्टरनेट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी, अ सिंगल लीफ अराइज एट ईच नोड अल्टरनेटली एज इन चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर। इनके एग्जांपल्स याद रखने बहुत जरूरी है क्योंकि नीट के अंदर सिर्फ इनके एग्जांपल्स पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोस्ट ऑफ द एग्जांपल जो होते हैं ना उनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो अल्टरनेट सीक्वेंस ये हो गया। अपोजिट में क्या होगा? देखो एक ही नोड पर 2 लीव्स लगेंगी और ये दोनों ही लीव्स एक दूसरे के सामने होंगी। देखो ऐसे एक दूसरे के सामने लगी होगी, एक नोड पर 2 लीव्स, एक नोड पर 2 लीव्स ऐसे लगी हुई। ये देखो इस तरह से। In the opposite type of a pair of leaves arise at each node and lie opposite to each other, as in calotropis। calotropis क्या होता है? आंकड़ा, जो नॉर्मल भाषा में आंक बोलते हैं, आंकड़ा बोलते हैं, या गवावा प्लांट के अंदर ऐसा अरेंजमेंट देखा जाता है। तीसरा आता है वोरल्ड। वोरल्ड का मतलब होता है चक्करदार, यानी जो साइकिल बनाता है। अब कैसा होगा? मान लो ये स्टेम है और इसके ऊपर एक नोड है, ये स्टेम है, ये इसके ऊपर एक नोड है, इसके ऊपर लीव्स का गुच्छा लगा होगा ऐसे, और वो इस तरह से लगा हुआ होगा कि वो ऐसे साइकिल बना रहे, चक्कर बना रहे, यूं ऐसे। तो एक ही नोड पर कई सारी पत्तियों का एक साइकिल लगा हुआ है, एक गुच्छा लगा हुआ है, जिसे बोलते हैं वोरल्ड फाइलोटैक्सी। इस इफ मोर देन 2 लीव्स अराइज एट अ नोड, एक नोड पर 2 से ज्यादा लीव्स हैं, सीधी सी बात है, एंड फॉर्म अ वोरल, और एक साइकिल बना, चक्कर बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड वोरल, दैट इज एल्स्टोनिया। एल्स्टोनिया इसका एग्जांपल है। एल्स्टोनिया जो है उसको डेविल्स ट्री भी बोलते हैं क्योंकि रात में ना ये पेड़ थोड़ा भयंकर टाइप का दिखने लग जाता है, ठीक है ना, थोड़ा डरावना सा दिखने लगता है, उसकी शेप भी कुछ ऐसी होती है। तो ये था फाइलोटैक्सी, और इसी के साथ लीव्स जो होती हैं वो भी खत्म होती हैं। तो अब तक हमने पढ़ा रूट, स्टेम और लीव्स जो है उनकी डिटेल्स। ठीक है, नेक्स्ट सेशन से हम स्टार्ट करेंगे कहां? फ्लावर्स और इन्फ्लोरेसेंस से स्टार्ट करके आगे और बातें करेंगे। ठीक है, अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग विद विंसम इंटरनेशनल स्कूल। थैंक यू।